जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो उसी के आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 है कि अधिकाष्ठता में उपसर्ग क्या है। तो मैंने कल भी बताया था आपसे कि कोई भी मूल शब्द है या धातु शब्द है, उससे पहले जो शब्दांश लगा होता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और किसी मूल धातु या किसी मूल शब्द के बाद में जो शब्दांश लगा होता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग पूछा गया है। तो अधिकाष्ठता, तो इसमें अधिकाष्ठता में अधि जो होगा वो इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा, यानी इसका ऑप्शन ए जो है वो ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा है। मौके की तलाश में रहना, इसका मतलब है कि टहों में रहना। ठीक है, टहों में रहना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, यानी जो एक आलस्य शब्द है इसका विशेषण क्या होना चाहिए। तो आलस्य का मतलब होता है आलसी। ठीक है, वह आलसी पुरुष है। ठीक है, या सुनील आलसी लड़का है, तो ये क्या हो गया, सुनील की विशेषता बताएगा कौन सा शब्द, आलसी, और यही क्या है, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। सीता की चरित्र अच्छा है, तो देखो सीता की, तो सीता का चरित्र होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। सीता का चरित्र अच्छी है, तो सीता का चरित्र अच्छा है ऐसा होना चाहिए था। सीता का चरित्र अच्छा है, ये ऑप्शन ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है वो भी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश, यानी अज्ञेय का क्या अर्थ होना चाहिए ये पूछा गया। तो अज्ञेय का मतलब है कि जिसे जाना न जा सके, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जिसे जाना न जा सके यानी अज्ञेय। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस प्रकार का वाक्य है। तो देखो जहाँ भी की वगैरह शब्द आ जाते हैं तो वो मिश्र वाक्य होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ध्यान से देखना। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है। देखो मरम वचन जब सीता बोला, तो इसमें क्या है, इसमें सीता बोला, और सीता क्या है, यहाँ पर कर्म है। तो जब कर्म का प्रयोग हुआ है तो इसलिए ये जो वाक्य होगा ये कैसा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द बताइए। देखो मत्सर का पूछा, मत्सर का अनेकार्थी शब्द, तो मत्सर का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो होता है द्वेष। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि गुणों के विपरीत व्यवहार करना। गुणों के विपरीत व्यवहार करना, इसको क्या कहोगे। गुणों के विपरीत व्यवहार करने को क्या कहा जाता है। तो इसका कहा जाता है कि आँख का अंधा नाम नैन सुख। ठीक है, आँख का अंधा और नाम नैन सुख, तो इसका मतलब होता है कि गुणों के विपरीत व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द देशज है। तो इसमें देशज शब्द बताना, तो आपको अच्छी तरीके से पता, अग्नि, प्रार्थना, खेत, तो लोटा शब्द जो है ये इसमें देशज है। देखो मैं कुछ और शब्दों को आपको बताना चाहता हूँ इसमें, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो इसमें कुछ शब्द हैं और आपको ध्यान रखने हैं, मैं लिख रहा हूँ। देखो जैसे सवाल पूछा जाता अदालत, ठीक है, अदालत शब्द पूछा जाता, आपको बताना है इतने, तब तक मैं लिख रहा हूँ। अदालत किस भाषा का शब्द है। आदमी, इलाज, इनाम, ये कुछ शब्द हैं, किस भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है आतिशबाजी, आमदनी, गधा, चश्मा, पाजामा, ये किस भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है पुलिस, कॉपी, पेंसिल भी इसमें आ जाता, स्टेशन, साइकिल,
स्कूटर ये किस भाषा के शब्द हैं? तो देखो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। अदालत है, आदमी है, इलाज, इनाम, ये जो शब्द हैं ये सब किस भाषा के शब्द हैं? ये सब अरबी भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है, अरबी भाषा के शब्द होते हैं। आतिशबाजी, आमदनी, गवाह, चश्मा, पाजामा, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा? फारसी भाषा के शब्द हैं। पुलिस, कॉपी, स्टेशन, साइकिल, स्कूटर, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना है, इसमें कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक है। चाम, धर्म, पर्ण, विष्णु, देखिए इसमें तद्भव बताना है। तो देखो तद्भव और तत्सम होते क्या है शब्द, ठीक है। तो देखो तत्सम शब्द आपको याद रखना है, जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा। और जो तद्भव होते हैं, तद्भव वो हमारे टूटी फूटी हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है। तो तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द और तद्भव होते हैं हिंदी भाषा के शब्द, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, ठीक है। तो तद्भव शब्द की अगर बात करते तो इसमें चाम जो है, चाम, चाम, ऑप्शन ए ये एक तद्भव शब्द है। अच्छा, कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्दों के बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे तत्सम है, जैसे तद्भव लिख रहा हूँ मैं पहले और आपको भी तब तक बताना है। खुरपा शब्द है, खुरपा, खुरपा का तत्सम बताना है, ठीक है। खटवा तद्भव है ये, तो खाट, खाट का बताना है। नेक्स्ट घी का बताना है, घी का तत्सम क्या होगा। नेक्स्ट किवाड़ का तत्सम बताना है आपको, किवाड़। उसके बाद चकवा का बताना है, चकवा, चकवा का तत्सम क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट है, देखो खुरपा का तो होता शुरप्र, शुरप्र। खटवा, खाट का होता खटवा, खटवा। घी का होता है घिरत और किवाड़ का होता है कपाट, कपाट। और चकवा का होता है चक्रवाक, चक्रवाक, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द, ठीक है। खुरपा का तत्सम शुरप्र, खाट का खटवा, घी का घृत, किवाड़ का कपाट और चकवा का चक्रवाक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुख चपला सा दुख घन में, उलझा है चंचल मन कुरंग, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखो इसमें जो है सुख चपला सा, सुख चपला सा यानी उपमान में, उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है, ठीक है। उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है और जहाँ पर भी उपमेय में उपमान का आरोप पाया जाता वहाँ पर रूपक अलंकार हमारा होता है। तो इसका ऑप्शन ठीक जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तद्भव चबूतरा का तत्सम बताइए, यानी चबूतरा एक शब्द है और इसका आपको तत्सम बताना है, ठीक है। किसका बताना है, देखो फिर से तत्सम तद्भव आ गए। चबूतरा क्या है, चबूतरा, और इसका आपको बताना है तत्सम। तो देखो आपको याद रखना है जो चबूतरा है इसका तत्सम होता है चतवाल, चतवाल, ठीक है। और भी मैं लिख रहा हूँ, देखो एक सवाल पूछा जाता है इलायची, ठीक है। इलायची का तत्सम बताओ आप। कैंची का बताओ, कैंची। चोंच का बताओ, मच्छर का बताओ। हल्दी का बहुत पूछा जाता है, हल्दी। तो इन सब के शब्दों के बताओ। देखो इलायची का होता एला, एला। कैंची का होता है करतरी, करतरी। चोंच का होता चंचू। मच्छर का होता है मशक और हल्दी का होता है हरिद्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये भी तत्सम तद्भव याद रखना है और ये भी तत्सम तद्भव आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशिचर हीन करहु महु, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन्ह के आगमन, जाई जाई सुख दीन। इसमें रस की उत्पत्ति बतानी है, किस रस की उत्पत्ति हुई। तो देखो निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन। भुज उठाई यानी हाथ उठाए, तो हाथ उठाया इसमें सब में क्या आएगा, वीर रस की भावना हमको दिखाई देगी। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है, उत्साह। तो इसमें उत्साह दिखाई देगा, इन लाइनों को जब आप पढ़ोगे तो इसमें रस हो जाएगा वीर रस, ठीक है। हालांकि अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम पूरे रस की बात करेंगे, ठीक है। रस से रिलेटेड सारी डिटेल मैं
दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखो इसमें जो छंद है वो इसमें चौपाई छंद हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर थोड़ा सा छंद के बारे में अगर हम पढ़ें, ठीक है, छंद के बारे में थोड़ा सा अगर जाने तो आपको क्या क्या बातें छंद से याद रखनी है। पहली बात तो ये जो छंद है तो सबसे पहला सवाल पूछा था कि सर्वप्रथम उल्लेख छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिला। ठीक है, तो आपको याद रखना छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कौन से वेद में? ऋग्वेद में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है छंद का। ठीक है, छंद के कुछ प्रमुख अंग हैं जो आपको याद रखने हैं और जिनसे सवाल बनते भी हैं। कुछ प्रमुख अंग हैं लगभग 7। ठीक है, 7। अब देखो इसमें 7 अंगों में कौन कौन से अंग आते हैं? एक तो आता चरण, ठीक है, या इसको पद बोल देते हैं। फिर आता वर्ण या मात्रा। फिर आता संख्या या इसी को बोल देते क्रम। फिर नेक्स्ट आता गण। अच्छा, कई बार सवाल पूछा था कि गणों की संख्या कितनी होती, तो आपको याद रखना गणों की संख्या कितनी होती? 8 होती। फिर होता गति। फिर होता यति, जहाँ पर हम रुकते हैं, इसी को बोलते हैं विराम। और नेक्स्ट होता है तुक। तो ये कुछ प्रमुख अंग हैं छंद के, चरण या पद, वर्ण, संख्या, गण, गति, यति और तुक। ये प्रमुख भेद हैं या अंग हैं। ठीक है, छंद के। देखो अगर बात करते हैं चरण के, तो चरण से आपको क्या क्या याद रखना? चरण जो है मोस्टली 4 चरण भी होते हैं, और ये जो 4 चरण होते हैं ये 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं लेकिन पंक्तियाँ कितनी होती है? इसमें 2। और जिस पंक्ति में मतलब जो 2 पंक्तियाँ होंगी और उसमें 4 चरण होंगे तो इनको जो है क्या कहा जाता? यानी मोस्टली ये जो होते ये दोहा और सोरठा छंद। दोहा और सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं और 2-2 पंक्तियाँ होती है। ठीक है, अच्छा कुछ छंद ऐसी भी होती है जिसमें 6-6 पंक्तियाँ होती, और जिसमें 6-6 पंक्तियाँ होती हैं ये 2 दोहों से मिलकर के बनता है। 2 दोहों से मिलकर के बनता, और जो 2 दोहे से मिलकर के बनते कौन कौन से हैं वो? एक तो आपको याद रखना कुंडलिया, और बहुत बार डायरेक्ट सवाल यही पूछा जाता है कि जो कुंडलिया छंद है वो किस किस छंद से मिलकर के बनता है। तो कुंडलिया छंद आपको याद रखना है दोहा और रोला छंद से मिलकर के कुंडलिया बनता है। और एक है छप्पया छंद, और छप्पया छंद जो है ये रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है। ठीक है, रोला और उल्लाला से छप्पिया और दोहा और रोला से कुंडलिया। ठीक है, फिलहाल आपको इतनी बात छंद से याद रखनी है। और ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा चौपाई छंद। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा इच्छा दुम, इच्छा द्रुम, इच्छा द्रम या इच्छांदम। तो इच्छा द्रुम जो शब्द होता है ये शुद्ध होता। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है कि दिवस का विलोम बताइए। दिवस का विलोम, देखो दिवस बोलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर एक बात क्लियर करें, ये है दिवस। ठीक है, देखो दिवस जो है ये दिन को बोलते हैं, दिन। ठीक है, लेकिन दिन जो है ये तद्भव है, तो अगर तद्भव में विलोम पूछा जाए तो आपको आंसर भी तद्भव में देना। अगर दिन पूछा जाए तो इसका रात हो जाता। ठीक है, लेकिन ये दिवस तत्सम में पूछा तो इसलिए रात को क्या बोलते हैं तत्सम में? तो इसको बोलते हैं विभावरी। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर दिवस पूछा जाए उसका विलोम विभावरी होगा। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको विभावरी और रात दोनों मिले, तो अगर दिवस है तो इसका विलोम आप रात नहीं करोगे वरना गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो विभावरी ही ठीक होगा। ठीक है, यानी तत्सम का विलोम आपको तत्सम देना है और तद्भव का विलोम आपको तद्भव देना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। तो दिवस का क्या हो जाएगा? इसमें दिवस का हो जाएगा विभावरी। ठीक है, अच्छा कुछ और अगर मैं विलोम की बात करता हूँ तो जैसे आपको इतने बताना है, याद करना है या रिवाइज करना है। देखो बर्बर का विलोम बताना है आपको, क्या होगा? भोगी का विलोम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अर्वाचीन, इसका विलोम बताना है। अधम का विलोम बताना है, अधम। और एक आपको आलोक का विलोम बताना है। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं। बर्बर का विलोम होता सभ्य। भोगी का विलोम होता योगी। अर्वाचीन का विलोम होता प्राचीन। अधम का होता उत्तम।
और आलोक का होता अंधकार। ठीक है, आलोक माने प्रकाश और अंधकार माने अंधेरा, रात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतने क्वेश्चन जो आपको विलोम शब्द से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला। जो युद्ध की इच्छा रखने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं युयुत्सु। ठीक है, क्या बोलते हैं? युयुत्सु। ठीक, अच्छा कुछ और भी शब्द हैं जो इस तरीके के हैं, जैसे आपको बताना है जिसका स्वामी न हो। एक है जिसका स्वामी न हो, स्वामी न हो, उसको क्या बोलोगे? नेक्स्ट है जो पहले न देखा गया हो। नेक्स्ट बताओगे जो दबाया न जा सके, जो दबाया न जा सके। नेक्स्ट बताओगे दोपहर के बाद का समय। ये 4 और बताना है आपको, 4। जिसका स्वामी न हो उसको बोलते अनाथ। ठीक है, जिसका कोई नाथ न हो, स्वामी न हो, अर्थात अनाथ। जो पहले न देखा गया हो उसको बोलते अदृष्ट पूर्व, अदृष्ट पूर्व। जो दबाया ना जा सके उसको बोलते अदम्य। और दोपहर के बाद का समय बोलते अपराह्न, अपराह्न। ठीक है, जिसको बोलते PM। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका स्वामी न हो अनाथ, जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व, जो दबाया ना जा सके अदम्य, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए बोलते हैं युजुत्सु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध शब्द अगर बात करें, शुद्ध शब्द क्या होगा? निलिप्त होगा, निर्लप्त होगा, निर्लिप्त होगा या निर्लिप्त होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होता वो होता निर्लिप्त, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, निर्लिप्त। फिर है शशांक का पर्यायवाची बताइए। तो देखो शशांक का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो क्या होगा? तो शशांक बोलते चंद्रमा को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शशांक मतलब चंद्रमा। नेक्स्ट है विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? यानी विनय पत्रिका नामक ग्रंथ जो है किसका है? मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य और केशवदास। तो इम्पोर्टेंट है विनय पत्रिका और गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, कल भी गोस्वामी तुलसीदास से एक सवाल पूछा गया था, इसमें पूछा था रामचरितमानस, रामचरितमानस पूछा गया था उसमें कि रामचरितमानस जो है इसके रचयिता कौन है? तो ये भी गोस्वामी तुलसीदास है। किस भाषा में है रामचरितमानस? तो आपको याद रखना अवधी भाषा में रामचरितमानस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, तब तक के लिए कुछ और मैं आपको रचना बता रहा हूँ या उपन्यास है कुछ जो आपको याद रखने हैं और आने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप बताओगे तब तक, जैसे कंकाल है, कंकाल है, तितली है, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब किसके उपन्यास है ना? उपन्यास है ये। एक है प्रेमा, प्रेमा है, सेवा सदन है, सेवा सदन, वरदान, वरदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ये सब किसके नॉवल हैं? उपन्यास है। नेक्स्ट है कुछ कहानी है, जैसे गुनाहों का देवता है, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये किसकी कहानी है? गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। नेक्स्ट है, एक है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ये किसकी कहानी है? ठीक है, तो देखो कंकाल, तितली, इरावती, ये सब जो रचनाएं हैं, ये सब जो उपन्यास हैं वो जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद याद रखने हैं, आपको नोट कर लेना। रोज़ मैं कुछ ना कुछ रचनाएं आपको ज़रूर बताऊंगा और इनको एक जगह आप नोट कर लेना। कंकाल, तितली, इरावती, ये जयशंकर प्रसाद की। प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद की।
मुंशी प्रेमचंद्र की। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये जो कहानी है ये धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती। रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह खां की है, इंशाअल्लाह खां। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ठीक है, देखो जन्मेजय का नागयज्ञ ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। स्कंदगुप्त ये भी जयशंकर का है। ध्रुव स्वामिनी इम्पोर्टेंट है, ये भी जयशंकर प्रसाद का है। लेकिन सिंदूर की होली ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, क्योंकि ये जो सिंदूर की होली नाटक है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का यह नाटक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से वृद्धि स्वर संधि किस में है। वृद्धि स्वर संधि किस में है? देखो जहाँ पर वृद्धि हो रहा हो तो वृद्धि स्वर संधि किस में है, तो आपको याद रखना वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में डबल मात्रा वाला शब्द जो भी होगा वो समझ लो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। और डबल मात्रा इसमें कहाँ पर होगी? महोषध में आ गई। ठीक है, महोषध। देखो अगर मैं बात करता हूँ संधि की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं संधि की, तो देखो संधि में आपको क्या बात याद रखनी है। सबसे पहली बात तो जो संधि होती है, ठीक है, इधर आपको विजिबल है। देखो जो संधि है, संधि की बात करते हैं, ठीक है, छोटा सा डिटेल में अगर डिस्कस करें तो पहली बात तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहा जाता है, ये आपको सबको पता है। ठीक है, अगर बात करते हैं संधि के भेद कितने होते हैं, तो देखो संधि के मैं बात करता हूँ, संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता स्वर संधि, दूसरा होता व्यंजन संधि और तीसरा होता विसर्ग संधि। ठीक है, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक, और ये जो स्वर संधि है इसके 5 भेद हो जाते, और जो 5 भेद आपको याद रखने हैं। ठीक है, 5 भेद कौन कौन से हो जाते हैं? इसमें जो पहला भेद होगा, हालांकि इसका कोई ऐसा क्रम नहीं है कि यही पहला होगा। एक तो होता दीर्घ स्वर संधि, एक होता इसमें गुण स्वर संधि, नेक्स्ट हो जाता इसमें वृद्धि संधि, नेक्स्ट हो जाता इसमें यण संधि और लास्ट हो जाता है इसमें अयादि संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद हो जाते स्वर संधि के। ठीक है, अगर थोड़ी सी पहचान बताई जाए दीर्घ में, तो देखो जब किसी शब्द के बीच में, है ना, अगर कोई भी शब्द है और उसमें आपसे संधि पूछी जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा धर्मार्थ। ठीक है, धर्मार्थ, तो इसको जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें साउंड आपको आएगा आ का। किसका? आ का साउंड, है ना, धर्मार्थ, आ का साउंड आ गया। तो आपको याद रखना है कि जब किसी शब्द को बोलते समय आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ, इनका यदि आपको साउंड दिखाई दे, ठीक है, जैसे एक शब्द है परीक्षार्थी, आर्थी, तो आ गया इसमें भी साउंड। ठीक है, तो जब किसी शब्द को बोलते समय बीच में साउंड आ, ई और बड़ा ऊ का आ जाए तो उसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक है, और यदि किसी शब्द को बोलते समय ए, ओ और अर की साउंड आ जाए तो उसमें गुण संधि होगी। जैसे इसके उदाहरण जैसे नरेंद्र ले सकते हो आप, नरेंद्र, ए का साउंड आ गया। ठीक है, महर्षि, अरसी, अर आ गया इसमें भी। ठीक है, तो ये ए, ओ, अर अगर आए तो गुण संधि होगी। वृद्धि में क्या होता? वृद्धि में आपको सिंपल याद रखना है, वृद्धि में आपको डबल मात्रा लगेगी जो शब्द होगा उस पर। ठीक है, जैसे एक हो गया, डबल मात्रा आ गई। जैसे इसका उदाहरण हो गया सदैव, डबल मात्रा आ गई। ठीक है, तो ये डबल मात्रा आ जाती इसमें वृद्धि संधि में। यण में क्या होगा? किसी शब्द के बीच में जब ये, रे, ले या फिर वे, ये, रे, ले, वे, ये सब अगर बीच में आ जाए तो उसमें यण होगी और इनसे पहले आने वाला जो वर्ण होगा वो आधा होता। ठीक है, ये इसकी पहचान है यण की। जैसे शब्द लिखा मैंने अत्यधिक, तो देखो ये आ गया और ये से पहले आने वाला वर्ण क्या है? आधा है। जैसे लिखा मैंने इत्यादि, तो ये से पहले इत्यादि, आधा ते आ गया। ठीक है, तो ये सब पहचान है यण की। अयादि की क्या है? जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसके बीच में अव, आव
आय और आय, इन चार का यदि साउंड दिखाई दे, सुनाई दे, ठीक है, तो वो सब अयादि में होंगे। जैसे पवन लिखा शब्द मैंने, पवन, अव का साउंड आ गया, पवन, अवन, अव का साउंड आ गया। जैसे पावन, आव का आ गया। जैसे नयन, अयन, अयन, गायक, गायक, आय का साउंड आ गया। तो अव, आव, आय और आय का यदि साउंड आए बीच में तो वो अयादि संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है वैसे, इसको अगर एक बार समझ लोगे तो पहचान आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। और इसमें पूछा गया था वृद्धि स्वर संधि बतानी। तो देखो वृद्धि बतानी तो जहाँ डबल मात्रा है समझ लो वहाँ वृद्धि संधि होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। तो निर्मल, निर्मल का मतलब उल्टा बताना है, तो निर्मल का मतलब होता है मलिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। वागर्थ पत्रिका जो है ये कोलकाता से प्रकाशित होती है। ठीक है, फिर सदाशय का सही संधि विच्छेद बताइए। देखो सदाशय का बनता है सत्य प्लस आशय। ठीक है, सत्य प्लस आशय जो है वो तय में चेंज हो जाता है, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें व्यंजन संधि हमारी होगी। ठीक है, व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों ये 65 से लेकर 69 तक जो है ये एक हमारा गद्यांश है। ठीक है, और गद्यांश को हम कर नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल, फिर भी अगर आपको चाहिए कि गद्यांश भी करा दीजिए तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, कमेंट करके आप अपनी राय देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 70 से, क्योंकि 69 तक तो यही है। 70 में है द्वित्व, दिखाई दे रहा है आपको 70वां क्वेश्चन। 70वां है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ। देखो द्वित्व बोलते हैं जहां पर वही वर्ण आधा भी हो और पूरा भी हो, यानी एक वर्ण आधा और पूरा दोनों अगर लिखा हुआ है तो वो द्वित्व कहलाते हैं। देखो च और च यहाँ भी है तो ये भी द्वित्व है। कुत्ता, तय और पूरा तय यहाँ भी है, ये भी है। गय और पूरा गय ये भी है। तो इसमें वल्गा जो है इसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी तीनों शब्द में द्वित्व का प्रयोग किया गया है। फिर है निर्वेद, निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। यानी निर्वेद जो है ये पूछा गया है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। अच्छा आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके बारे में, जो हमारे रस होते हैं। ठीक है, रस के बारे में अगर बात करते हैं थोड़ी सी, तो देखो इसके बारे में मैं रस के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी दूँ आपको, तो आपको क्या क्या बातें इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो इधर ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, देखो जो रस है, हालांकि मैंने रस के बारे में आपको कल भी बताया था थोड़ा। जो रस होता तो मैंने बताया कि रस के जो भेद होते हैं या अवयव होते हैं वो कितने होते हैं, रस के भेद या अवयव। ठीक है, तो रस के भेद या अवयव मैंने बताया आपको कि 4 होते हैं। ठीक है, 4, और 4 कौन कौन से बताए थे मैंने कल भी बताए थे। जो एक तो होता स्थायी भाव, एक होता विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, और एक बताया था संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव, ये 4 अवयव बताए थे, इनकी मैंने संख्या भी बताई थी। स्थायी भाव की संख्या होती 9, विभाव की संख्या होती 2, अनुभाव की संख्या होती 8, और संचारी भाव की संख्या होती 33, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो इसमें पूछा गया है वो स्थायी भाव पूछे गए हैं। तो जो 9 स्थायी भाव होते हैं, आज मैं उन स्थायी भावों को बताऊंगा आपको कि स्थायी भाव जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव देखेंगे आज। देखो आपको ध्यान रखना है, एक तो रस होता श्रृंगार रस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रस होते वो भरत मुनि के अनुसार होते 8, और एक बताया मैंने अभिनन गुप्त के अकॉर्डिंग होते 9। तो हम इन 9 रसों के स्थायी भाव आज देखेंगे। एक तो होता श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता रति, या इसको बोल देते प्रेम। एक होता हमारा हास्य रस का स्थायी भाव होता हास। एक होता करुण रस का स्थायी भाव हो जाता शौक। एक होता वीर रस का स्थायी भाव हो जाता उत्साह। एक होता रौद्र रस का हो जाता क्रोध। एक होता भयानक रस का हो जाता भय। एक हो जाता विभत्स रस,
विभत्स का हो जाता जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा या इसको घृणा भी बोल देते हैं, जुगुप्सा या घृणा। एक होता अद्भुत रस, अद्भुत रस, और अद्भुत का हो जाता विस्मय, ठीक है, या इसी को बोल देते आश्चर्य, आश्चर्य। एक हो जाता हमारा शांत रस, ठीक है, शांत, शांत रस, शांत रस का हो जाता निर्वेद, ठीक है। तो ये हमारे रस और स्थायी भाव हैं इसके, तो हमें याद रखने हैं। स्थायी भाव भी कई बार पूछे जाते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति या प्रेम है, हास्य का हास्य, करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद। तो इसमें हमसे पूछा गया था श्रृंगार रस का, ठीक है, श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा फिर, रति या प्रेम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा गया था इसमें, यही पूछा गया। अच्छा, इसमें निर्वेद पूछा गया है, ठीक है, कि निर्वेद जो है वो किसका स्थायी भाव है। तो देखो अभी मैंने बताया निर्वेद किसका है, तो निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शांत रस, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। देखो ये जो नियत लिखा हुआ, इस नियत का मतलब होता है निश्चित, नियत, ठीक है, नियत भाड़ा, तो इसका मतलब होता है निश्चित। और ये जो नियत है इसका मतलब होता है इरादा, कि भाई किस नियत से ये व्यक्ति आया है, किस इरादे से ये व्यक्ति आया है। तो इसका जो सही होगा, इस नियत का मतलब निश्चित और इस नियत का मतलब इरादा, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर शब्द का अर्थ, शंकर, शंकर शब्द का अर्थ है, जो शंकर शब्द है इसका क्या अर्थ होने वाला है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखो ये जो शंकर शब्द है, तो ये कैसे होते हैं शंकर शब्द, तो ये शंकर शब्द होते हैं दो भाषाओं से मिल करके बना शब्द शंकर शब्द कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा, तो देखो कोयल का बताना, तो पहले तो कै को लिखोगे आप और जो कै लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा कै, ठीक है, कौन सा कै, फिर ओ, फिर य लिखोगे, फिर य ए। इसका मतलब देखो य के बाद जब आप य को लिखोगे तो य को आप इस तरीके से लिखोगे य प्लस ए, ठीक है, यानी कि यह जो व्यंजन है, तो यह व्यंजन कैसा है, स्वर रहित व्यंजन है, वो सॉरी स्वर सहित व्यंजन है। तो जब स्वर सहित है तो इसमें स्वर तो ए जुड़ेगा, ठीक है। तो यह को इस तरीके से आप तोड़ोगे, यह हलंत और फिर ए, तो इसलिए इसमें तो जो है यह है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। उसके बाद इसमें यह के बाद डायरेक्ट ला दे दिया तो ये ऑप्शन भी होगा, है ना। एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट जो होता वो किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपका क्या हो गया, ओ हो गया, यह ए, फिर उसके बाद ले को तोड़ोगे, ले को, तो ले भी क्या है, ले भी स्वर सहित व्यंजन है, तो ले भी ऐसे टूटेगा, ले और ए, ठीक है। तो ले और ए ये वाला टूटेगा इसमें, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो इसको देखते हैं। तो वाचस्पति जो होगा ये एक इसका जो है एक बार देखना पड़ेगा दोस्तों, और इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में आप इसको टाइप करके मुझे बताओगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, और यही आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाता है इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको ये हमारी जो सीरीज़ है, ये जो चल रहा है, ये अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये जो कोशिश है एक छोटी सी, अगर ये आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और कमेंट करके बताओ कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और अगर कुछ कमी है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। और अभी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।